नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर पार्टी कार्यालय पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। वहां पर उन्होंने पार्टी के बूथ स्तर के कार्यकर्ता के साथ पार्टी का स्थापना दिवस मनाया है। इस दौरान हर घर पर बीजेपी का झंडा लहराया गया। इस दौरान सीएम धामी के साथ प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद भट्ट, चिकित्सक शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी एवं तमाम बीजेपी के बड़े नेता मौजूद रहे हैं। आपको बताते चलें कि बीजेपी का 46वां स्थापना दिवस रहा आज और सीएम ने कार्यकर्ताओं के साथ में इस जश्न को मनाया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि देहरादून से हैं, जहां पर सीएम धामी मौके पर पहुंचे। पार्टी के तमाम बड़े नेता साथ में मौजूद रहे हैं। इस दौरान बीजेपी का 46वां स्थापना दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। साथ ही भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस रहा। कार्यकर्ताओं के साथ जश्न मनाते नजर आए। पार्टी के तमाम बड़े नेता भी मौके पर पहुंचे हुए थे। इस दौरान सीएम ने सभी का आभार व्यक्त किया और साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि 46वां स्थापना दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। तो वहीं बीजेपी ने अपना 46वां स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम से देहरादून प्रदेश कार्यालय में मनाया है, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने झंडा फहराया और उसके बाद में कार्यकर्ताओं के साथ में संवाद स्थापित किया है। इस अवसर पर सीएम ने कहा कि आज बड़े सौभाग्य की बात है कि एक तरफ जहां बीजेपी अपना स्थापना दिवस मना रही है, वहीं दूसरी तरफ रामनवमी का संयोग भी बन रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी ने अपने कालखंड में कई ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं जो आजादी के बाद पहली बार हुए हैं। इसके अलावा बीजेपी आज करोड़ों कार्यकर्ताओं के साथ विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनकर उभरी है। आज बहुत अच्छा संयोग है कि आज के दिन भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस भी है और साथ में रामनवमी का पर्व भी है। और ये रामनवमी का दूसरा पर्व दूसरी बार ऐसा आया है जब भगवान राम 500 वर्षों के बाद अपने महल में, अपने मंदिर में रामनवमी का पर्व मना रहे हैं। मैं सभी को बधाई देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है, आज ही रामनवमी है और सौभाग्य की बात देखिए, आज भगवान श्री राम अपने मंदिर में, उनका भगवान सूर्य किरण से तिलक हुआ है। तो हम सबके लिए तो उत्साह का दिन है और आज भारतीय जनता पार्टी स्थापना दिवस प्रत्येक कार्यकर्ता मना रहा है। आज हर कार्यकर्ता अपने घर के ऊपर कमल का झंडा लहरा रहा है और आज से लेकर 13 तारीख तक लगातार हमारे संगठन कार्यक्रम चलेंगे, स्थापना दिवस के कार्यक्रम चलेंगे, जिसमें हम लोग प्रत्येक जो बीजेपी के प्राथमिक सदस्य बना है, ऐसे प्रत्येक सदस्य घर पर जाकर उसी घर में कमल का झंडा फहराएंगे। तो वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार बीच में ही गिर गई क्योंकि उन्हीं के लोग पार्टी तोड़कर चले गए हैं, लेकिन इसके घाव आज भी भरे नहीं हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत से जब दलबल को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि किशोर उपाध्याय जैसे लोग चले गए, अच्छा ही हुआ। हालांकि पहले चले जाते तो जितना नुकसान 2016 में किया वो कम हो जाता। जो ऐसे थे जिनको कभी न कभी सूखना ही था, चले गए। अब किशोर उपाध्याय जी चले गए, अच्छा हुआ। बल्कि कुछ पहले चले जाते तो जितना नुकसान 2016 में किया उन्होंने, वो नुकसान जरा कम हो जाता। तो ये तो कोई ऐसा हो जाए भाजपा में। और अब हम तो चाहते हैं कुछ ऐसे लोग जब जाएंगे, जो कल्चर यहाँ था, यहाँ सब चीजों को उठाते थे ना। तो वहीं उत्तराखंड में ब्यूरोक्रेसी की बॉस के रूप में काम करते हुए 5 दिन पहले ही सेवानिवृत्त हुई
राधा रतूड़ी को अब मुख्य सूचना आयुक्त की जिम्मेदारी दे दी गई है। इसके साथ ही राधा रतूड़ी उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सूचना आयुक्त बन चुकी हैं। हालांकि पहले तो इस बात के कयास भी लगाए जा रहे थे, लेकिन अब सचिव सामान्य प्रशासन विनोद कुमार सुमन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। मुख्य सचिव के पद से 31 मार्च को सेवानिवृत्त होने वाली राधा रतूड़ी को अब सरकार ने मुख्य सूचना आयुक्त की जिम्मेदारी दी है। राधा रतूड़ी 1992 बैच की आईएएस अफसर रही हैं। आपको बताते चले कि मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त की गई हैं, मुख्य सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुई हैं। दरअसल राधा रतूड़ी को मुख्य सूचना आयुक्त की जिम्मेदारी सौंपी गई है और इस दौरान वो पहली महिला मुख्य सचिव बनी है। दरअसल आपको बताते चलें कि उन्हें अब बड़ी जिम्मेदारी जो है वो सौंप दी गई है। राधा रतूड़ी को भी अहम जिम्मेदारी दी गई है, तो उन्होंने भी बनने के बाद आभार भी व्यक्त किया है। आपको बताते चले कि मुख्य सचिव के पद से सेवानिवृत्त कर दी गई और इस दौरान मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त कर दी गई हैं और ये अहम और बड़ी जिम्मेदारी राधा रतूड़ी को मिली है और इस दौरान उन्होंने आभार भी व्यक्त किया है। मुख्य सचिव पद में हाल ही में सेवानिवृत्त हुई राधा रतूड़ी उत्तराखंड की नई राज्य मुख्य सूचना आयुक्त CIC नियुक्त हो गई हैं। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती से पहले हल्द्वानी में रविवार को संविधान जागरूकता 2 पहिया वाहन रैली का आयोजन किया गया है। रैली का उद्देश्य लोगों को भारतीय संविधान, उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना रहा। रैली की शुरुआत ऊंचा पुल, मुखानी और तिकोनिया चौराहे से होते हुए अम्बेडकर मैदान में जाकर संपन्न हुई। जैसे ही रैली तिकोनिया चौराहे पर पहुंची, वहां राजपुरा वार्ड नंबर 12 की पूर्व पार्षद और यूथ कांग्रेस की प्रदेश महासचिव राधा आर्या, सामाजिक कार्यकर्ता विनोद कुमार पिन्नू, पूर्व मेयर प्रत्याशी मनोज कुमार मन्नू समेत बड़ी संख्या में अनुसूचित समाज के गणमान्य लोगों ने पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया है। इस दौरान पूर्व पार्षद राधा आर्या ने कहा, संविधान हम सभी की पहचान है। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें जो अधिकार दिए हैं उन्हें जानना है, उनके प्रति जागरूक होना है और हर नागरिक का कर्तव्य है। दलितों और गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की जो भारत का संविधान रचा था, उसके सम्मान में आज 2 पहिया वाहन रैली का आयोजन किया जा रहा है और जिसमें हमारे साथियों द्वारा यहाँ पुष्प वर्षा का कर दी गई और पेयजल वितरण हमने किया है। और हमारा यही लक्ष्य है कि हमारे समाज के लोग आगे आए और आने वाली 14 अप्रैल को उनकी जयंती मनाई जाएगी। तो मेरा सभी से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा में संख्या में यहाँ पर उपस्थित होकर जयंती की शोभा बढ़ाएं। इस वर्ष भी हमने फूल वर्षा करके उनका स्वागत किया और शीतल पेय वितरित किया गया है। और मैं ये कहना चाहता हूँ अपने देश के हर व्यक्ति, हर समुदाय से कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने जो संविधान हमारे देश को दिया है उसको ना भूलें। और मैं तो जागरूक हो चुका हूँ, मैं अपने समाज से भी ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी जागरूक हो जाइए और बाबा साहब की जयंती को और ये जो संविधान जागरूकता रैली निकलती है इसको हर्षोल्लास के साथ मनाएं। पश्चिम बंगाल में रामनवमी की यात्रा को लेकर हो रही राजनीति पर योग गुरु स्वामी रामदेव ने बड़ा बयान दिया है। हरिद्वार में रामनवमी के एक कार्यक्रम में मीडिया से बात करते हुए स्वामी रामदेव ने कहा कि देश में रामनवमी और जन्माष्टमी और ईद पर राजनीति से प्रेरित सभी पाबंदियों पर रोक लगनी चाहिए। भारत राम, कृष्ण, हनुमान का देश है। हिंदू तो किसी से घृणा नहीं करता, लेकिन मुसलमानों को यह समझना चाहिए कि राम उनके भी पूर्वज हैं। देश में धर्म संप्रदाय के नाम पर विभाजन खत्म होना चाहिए। वहीं वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर स्वामी रामदेव ने कहा कि देश में सभी के लिए समान कानून होना चाहिए। अगर वक्फ में संशोधन नहीं किया जाता है तो हिंदू, सिख, जैन भी अपने लिए अलग बोर्ड बनाने की मांग करते हैं। जो भी लोग इसका विरोध कर रहे हैं
वे अपना वोट बैंक समेटने के लिए बयानबाजी कर रहे हैं। देखो, न रामनवमी पर, न जन्माष्टमी पर, न ईद पर किसी भी प्रकार की जो पाबंदियां हैं राजनीति से प्रेरित होकर के वोट बैंक के लिए, ध्रुवीकरण के लिए, ये सब देश में बंद होनी चाहिए। ये भारत सनातन का देश है, राम का देश है, कृष्ण हनुमान शिव का देश है और इसमें सबका आदर है। बस एक ही बात है, कोई किसी से घृणा ना करे। हिंदू तो किसी से घृणा करता ही नहीं है, मुसलमान भी अपना ईमान, जो उसका मजहब है, पूजा पाठ है, वो तो जो भी मानना है माने, लेकिन मुसलमान को भी ये तो पता ही है कि राष्ट्र हमारा है, हमारे पूर्वज एक हैं। राम मुसलमानों के भी पूर्वज हैं। राम परात्पर ब्रह्म है और राम योग के नाम पर कोई उल्टा कहे, योग के लाल है हमारे सनातन के। प्रणाम। नवरात्रि पर्व के दौरान व्रत में उपयोग किए जाने वाले खाद्य पदार्थों की शुद्धता सुनिश्चित करने हेतु उत्तराखंड राज्य में खाद्य संरक्षण और एवं औषधि प्रशासन द्वारा विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया जा रहा है और इस अभियान के अंतर्गत कुट्टू के आटे एवं व्रत में प्रयोग होने वाले अन्य खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांच के लिए सघन निरीक्षण एवं नमूना संग्रहण किया जा रहा है। आयुक्त डॉक्टर आर राजेश कुमार के मुताबिक राज्य भर में 147 प्रतिष्ठानों पर छापेमारी कार्रवाई की गई, जिसमें से 17 नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। उत्तराखंड में चारधाम की यात्रा पर जाने के लिए आतुर लोग बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, लेकिन यहां पर वीआईपी दर्शन पर कमिश्नर गढ़वाल ने बड़ा फैसला लिया है। ऐसे में अब आने वाले दिनों में किसी को वीआईपी दर्शन नहीं मिलेंगे। दरअसल हाल ही में आपको ये भी बताते चले कि गढ़वाल कमिश्नर ने वीआईपी दर्शन पर आगामी कुछ समय के लिए रोक लगाने का फैसला किया है, जिसकी जानकारी आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने दी है। साथ ही आपको ये भी बताते चले कि उन्होंने बताया कि हाल ही में गढ़वाल कमिश्नर ने बैठक के दौरान ये दिशा निर्देश दिए हैं कि यात्रा की पीक के समय किसी को भी वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा। जैसा आप लोगों को अवगत होगा कि पिछली जो कमिश्नर साहब की जो मीटिंग हुई थी, माननीय कमिश्नर साहब ने जो बातें बताई थी, वहां पे कहा था कि जब यात्रा का जो पूरा पीक जो होगा, जो यात्रा का पूरा पीक होगा इनिशियली, उसमें हम किसी भी को भी कोई भी हम वीवीआईपी जो ट्रीटमेंट है उसको नहीं दिया जाएगा। तो इन संबंधित विभागों से, शासन स्तर से भी कंसर्निंग सारे स्टेट्स को ये लिख दिया गया है कि उनका जो वीवीआईपी है उनका बहुत स्वागत है, लेकिन उनका स्वागत एक जैसा हमारा एक श्रद्धालु जैसा आता है, उन्हीं की तरह से उनको हम वही सुरक्षा व्यवस्था और सारी व्यवस्था उनको बना के देंगे। लेकिन अभी जो ये पीक टाइम होगा, इसमें वीवीआईपी दर्शन जो है वो स्ट्रिक्टली हमने ऐसा ये इस संबंध में तो जो आपने महाराणा प्रताप स्टेडियम रायपुर में प्रेस क्लब देहरादून द्वारा आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट में कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी राजीव महर्षि ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की है और राजीव महर्षि ने कहा कि मेरी ओर से समाज के सशक्त चौथे स्तंभ को अनेकों शुभकामनाएं और बधाई। समाज में घट रही कई अप्रत्याशित घटनाओं पर नजर रखने के साथ साथ भागदौड़ के जीवन से अलग इस प्रकार के आयोजन को कराने के लिए प्रेस क्लब के सदस्यों को बधाई देते हुए कहा कि हम निश्चित ही सदैव आपके साथ हैं। उत्तराखंड में पर्यावरण पर निगरानी रखने वाला पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अब वायु प्रदूषण की ज्यादा सटीक जानकारी रख सकेगा। दरअसल प्रदेश में सभी जिलों की एयर क्वालिटी पर निगरानी रखने के लिए पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड रियल टाइम एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित करने जा रहा है। यह सिस्टम राज्य के सभी जिलों में स्थापित होगा, जिससे जिला स्तर पर भी वायु प्रदूषण की निगरानी की जा सकेगी।
नैनीताल पालिका ने देश भर के पर्यटकों को महंगाई का झटका दिया है। अब नैनीताल शहर में एंट्री के लिए प्रति वाहन 300 का शुल्क देना होगा, जबकि स्थानीय लोगों के लिए यह शुल्क 200 रहेगा। इसके साथ ही अगर वाहनों को पार्किंग में पार्क करेंगे तो 500 रुपए प्रतिदिन पार्किंग शुल्क भी देना होगा। साथ ही बाहर से आने वाली बाइक को पार्किंग के लिए 100 रुपए देने होंगे। नैनीताल पालिका ने बोर्ड बैठक में यह प्रस्ताव पास किया है। हालांकि स्थानीय लोगों को भी 25 रुपए घंटे के हिसाब से अशोक पार्किंग में वाहनों को खड़ा करने की अनुमति भी दी गई है। इसमें संशोधन के लिए कार्रवाई की गई है। जो टोल से संबंधित बायलॉज हैं हमारे 1917 से हैं, तो उसका हमने रेट बढ़ाया है। टोल पे बाहर से आने वाले वाहनों पर 300 रुपए और लोकल पर 200 रुपए रहेगा। और उसके अलावा पार्किंग के रेट भी सुधारे गए हैं। पार्किंग में 500 रुपए सभी वाहनों के लिए लगेंगे। लोकल्स को जो है अशोक पार्किंग है हमारी, उसमें 25 रुपए प्रति घंटा के हिसाब से लोकल 4 व्हीलर लगा सकते हैं। कैमरे का हमने सर्वे किया है, लगभग 36 कैमरे लगने हैं और QR कोड सभी जगह पर लगेगा और ऑनलाइन पेमेंट होगा। इस संबंध में हमने बैंकों से भी बात की है, तो उनके माध्यम से हमको कुछ मशीनें उपलब्ध कराई जा रही है, जिसमें हम QR कोड की व्यवस्था भी होगी। नकद भुगतान करने वाले के लिए हमारा इसमें 100 रुपए की पेनल्टी अधिक लगेगी। खबर खटीमा से है, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के कार्यकर्ताओं ने शनिवार को खटीमा में निजी विद्यालयों द्वारा की जा रही मनमानी पर रोक लगाने और उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की मांग को लेकर खटीमा उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट को एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से संगठन ने आरोप लगाया कि निजी विद्यालयों द्वारा कॉपी, किताबें, बैग, ड्रेस के लिए अपनी अपनी दुकान सुनिश्चित की गई है, जिनके द्वारा मनमानी तरीके से अधिक मूल्य पर कॉपी, किताबें, अन्य दस्तावेजी सामान अभिभावकों को विक्रय किए जाते हैं, जिससे विद्यालयों को भी भारी कमीशन जाता है। ज्ञापन में भी लिखा गया कि कई निजी विद्यालयों द्वारा कॉपी किताबों के लिए पैकेज और कलर कोड बनाए गए हैं, जिसमें से अभिभावक द्वारा यदि एक भी सामान कम लिया जाता है तो अभिभावकों के साथ कठोर व्यवहार दुकानदार द्वारा किया जाता है। कॉपी, किताबें, बैग, ड्रेस आदि देने से मना कर दिया जाता है। इस सत्र में जो भी नए विद्यार्थी जो भी नए प्रवेश लिए हैं और प्राइमरी ये जो प्राइवेट विद्यालय जितने निजी विद्यालय हैं, इन लोगों की अपनी मनमानी चल रही है। इन्होंने क्या कर रखा है कि अपनी कॉपियों में कलर कोटिंग कर रखी है। उसके बाद जिस दुकानों को इन्होंने तय कर रखा है उन्हीं दुकानों से लेना है। अगर उनके यहाँ से बच्चों के गार्जियंस ने अगर कोई पैकेज बनवा लिया कॉपी किताबों का और उन्होंने अगर एक लंच बॉक्स नहीं लिया तो वो पूरी की पूरी कॉपी किताबें वापस कर ले रहे हैं। जो बच्चे पढ़ते हैं उनके अभिभावकों की शिकायत है कि जो कुछ स्कूल यहाँ पर निजी स्कूल हैं जो कि पर्टिकुलर दुकान से ही किताबें खरीदने के लिए या कॉपियाँ खरीदने के लिए इनको पेरेंट्स को फोर्स करें, जो कि सरासर गलत है। मैं खंड शिक्षा अधिकारी को निर्देशित करूँगा इन सब चीज़ की जाँच किया और जो दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई करें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रामनवमी और दुर्गा नवमी के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में सपरिवार पूजा अर्चना की है। उन्होंने 9 दुर्गा के प्रतीक 9 कन्याओं का पूजन भी किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों को रामनवमी की शुभकामनाएं दी। प्रदेश की खुशहाली, प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रामनवमी के पावन पर्व पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। रामनवमी की पूर्व संध्या पर जारी अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान राम हमारी आस्था के प्रतीक हैं। उनका आदर्श चरित्र हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान राम का व्यक्तित्व धैर्य, मर्यादा, त्याग, तपस्या, नैतिक आचरण और साथ ही परोपकार से युक्त गुणों का उदाहरण प्रस्तुत करता है। नए वित्तीय वर्ष शुरू होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में वित्त विभाग की समीक्षा बैठक की। सीएम ने अधिकारियों को समय पर बजट चर्चा करने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि दिसंबर तक 80% बजट चर्चा किया जाए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इसकी हर माह मुख्य सचिव और 3 माह में मुख्यमंत्री स्वयं इसकी समीक्षा करेंगे। सीएम ने बजट खर्च के नियमित मॉनिटरिंग के लिए डिजिटल सिस्टम लागू करने को कहा। साथ ही जीएसटी कलेक्शन और बढ़ाने की दिशा में कार्य करने के निर्देश भी दिए हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दायित्वधारियों की दूसरी सूची भी जारी कर दी है। मुख्यमंत्री धामी ने दूसरी सूची में 18 पार्टी नेताओं को अहम जिम्मेदारी सौंपी है और 20 पार्टी नेताओं को दायित्व दिए गए हैं। और इसी पर बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी के द्वारा अभी तक 38 दायित्व बांटे जा चुके हैं। जिन्हें भी दायित्व दिए गए हैं वे बहुत ही अनुभवी हैं और इसमें विभागों में जो कार्य होते हैं उसमें आसानी होगी और कार्य तेज गति से हो पाएंगे। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने समाज में कई दशकों से काम करने वाले ऐसे अनुभवी नेताओं को सरकार में जिम्मेदारी सौंपी है, जो लगातार विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हुए बहुत लंबा अनुभव संजोए हुए हैं। और मैं समझता हूं कि इनको जिम्मेदारी देने से जहां एक और समाज की समस्याओं का समाधान करने में भी आसानी रहेगी, वहीं जिन जिन विभागों की जिम्मेदारी उनको मिली है उन विभागों के काम भी बहुत आसानी से आगे बढ़ेंगे। जी का जिम्मेदारी लिख दो। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और 30 अप्रैल से शुरू हो रही इस पावन पवित्र यात्रा को लेकर शासन और प्रशासन की तरफ से तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। शीतकाल के बाद में एक बार फिर से अब चारों धाम के कपाट भक्तों के लिए खुलने जा रहे हैं। ऐसे में यहां श्रद्धालुओं के सफर को सुगम बनाने के लिए जोरों पर तैयारियां चल रही हैं। बीकेटीसी के मुख्य कार्याधिकारी विजय प्रसाद थापियाल ने भी कहा कि चारधाम यात्रा को सुगम सरल बनाने के लिए जिला और पुलिस प्रशासन समेत तमाम विभाग युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग सड़कों को सही करने में जुटा है, वहीं बर्फ से ढके हुए रास्तों को साफ करने के लिए लेबर भी लगाए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो। देखिए, लगातार सारे विभाग इसमें बिल्कुल युद्ध स्तर पे काम कर रहे हैं, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, जिला प्रशासन हो, पुलिस और जितने भी एलाइड डिपार्टमेंट हैं, सब लोग बहुत शिद्दत से काम कर रहे हैं। और जो रास्ते हैं आपको पता बिल्कुल इसमें ठीक हैं। और बर्फ, जैसे केदारनाथ में बर्फ, वहां पे लगातार लेबर काम कर रही, बद्रीनाथ में भी आप बर्फ है अभी, लेकिन वो लगातार मुझे लगता है आने वाले समय में अप्रैल में थोड़ा टेम्परेचर हाई होगा तो बर्फ मुझे लगा 10 और 15 अप्रैल के बीच पूरी बर्फ पिघल जाएगी और कम से कम रास्ता जाने आने के लिए योग्य हो जाएगा। और जगह जगह जहां सड़कें वहाँ पे सारे डिपार्टमेंट जो है लगे काम, पीडब्ल्यूडी है और दूसरे अदर डिपार्टमेंट है जो इस कार्य को देखते हैं, वो लोग लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। दोनों जिले के हमारे जिलाधिकारी महोदय भी लगातार इसमें मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उत्तराखंड में ब्यूरोक्रेसी की बॉस के रूप में काम करते हुए 5 दिन पहले ही सेवानिवृत्त हुई राधा रतूड़ी को अब मुख्य सूचना आयुक्त की जिम्मेदारी भी दे दी गई है। इसके साथ ही राधा रतूड़ी उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सूचना आयुक्त बन चुकी हैं। हालांकि पहले से भी इस बात की कयास भी लगाए जा रहे थे, लेकिन अब सचिव सामान्य प्रशासन विनोद कुमार सुमन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। मुख्य सचिव के पद से 31 मार्च को सेवानिवृत्त होने वाली राधा रतूड़ी को अब सरकार ने मुख्य सूचना आयुक्त की जिम्मेदारी दी है। राधा रतूड़ी 1992 बैच की आईएएस अफसर भी रह चुकी हैं। फिलहाल बुढ़े में इतना ही। नमस्कार। प्यार